जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं, तो दोस्त हैं अपने क्लास की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर 2024 को उड़ीसा तट पर आने वाला भीषण चक्रवाती तूफान का नाम क्या है। देखो भैया, यहाँ पे पेन थोड़ा सेलेक्ट कर लेते हैं। बताओ, बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर 2024, ठीक है ना, तो समझ रहे हो ये जल्दी की बात है। और यहाँ पे बताना है कि उड़ीसा के तट पर आने वाला जो भीषण चक्रवाती तूफान है उसका नाम क्या है। तो आप देखो, बहुत इजी तरीके से याद रखना, नाम कुछ खास नहीं, यहाँ पे दाना याद रखना, ठीक है ना। ऑप्शन ए दाना, दाना तो नहीं भूलोगे ना। तो बिल्कुल दोस्त, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कब कर दिया गया था। तो भैया, अखिल भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कब कर दिया गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, ये किया गया था 1940 में। कब किया गया था भैया? 1940 में किया गया था, ये भी आप ध्यान रखना। और देखो यहाँ पे जो 1927 दे रखा है, ये भी याद रखना। ये पता है क्या है, ये भारतीय ओलंपिक संघ की जो स्थापना हुई थी वो याद रखना, ठीक है ना। क्या है स्थापना किसकी? भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है ना, याद रखोगे। तो चलते हैं दोस्त, और यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो 1940 हो जाएगा। और बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी। देखो भैया, रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी। तो यहाँ पे देखो दो प्रश्न बनते हैं। क्या क्या बनते हैं मैं आपको बताऊँगा। देखो, पहले तो प्रश्न का जो जवाब है वो है सुरेखा यादव, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुरेखा यादव। अब यहाँ पे देखो एक प्रश्न और बनता है, वो ये बनता है कि प्रथम महिला डीजल इंजन ड्राइवर कौन थी। यहाँ पे पूछा है प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर, वो तो आपकी सुरेखा यादव जी हो जाएंगी। लेकिन अगर पूछा जाएगा प्रथम महिला डीजल इंजन ड्राइवर कौन था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना, मुमताज़ एम काजी, ठीक है ना। जब डीजल इंजन ड्राइवर की बात अगर हो तो मुमताज़ एम काजी को बताओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और क्वेश्चनों का आप वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना, ताकि आप उन्हें आराम से बैठ के नोट कर पाएँ, आपको दोबारा क्लास ना देखनी पड़े। और यहाँ पे देखो दिया गया है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है। तो भैया, मौद्रिक नीति जो है वो भारत में किसके द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पे आपका बहुत ही इजी आंसर है, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो गया, आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये प्रश्न देखो आ सकता है। और यहाँ पे देखो पांचवा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का विकास दर लक्ष्य क्या था। देखो, मैंने आपको हमेशा से कहा है, आप पहले तो 2011 की जनगणना और अपनी पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ के जरूर जाना भाई, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का विकास दर लक्ष्य क्या रखा गया था, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो याद रखना 2.1%, मतलब कि ऑप्शन ए 2.1% यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि विकास दर जो थी वो प्राप्ति क्या हुई थी, वास्तविक प्राप्ति क्या हुई थी, तो लक्ष्य हमारा 2.1 का था। लेकिन यहाँ पे जो दर प्राप्ति हुई थी वो हुई थी आपकी 3.6%, ठीक है ना, ये आपको प्राप्त हुई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो लक्ष्य बहुत अच्छा चला। अब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो किस पर मतलब उसे कहते हैं, मतलब उसमें क्या क्षेत्र लिया गया था। तो याद रखना भैया, कृषि का क्षेत्र है ना, कृषि पर आधारित थी। देखो, मैं कहने वाला था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा था। और देखो जो योजना थी वो कब से कब तक थी, तो वो भी याद रखना 1951 में स्टार्ट हुई थी। तो भैया यही है प्रथम पंचवर्षीय। अब ये 5 साल चलती है, तो कितना हो गया, तो हो गया आपका 56, है ना, 1956। तो यहाँ पे याद रखना आपका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और बाद बाकी उससे संबंधित जो पूछा जा सकता है मैंने आपको बता दिया। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो भैया देखो, ये आपके करंट संबंधित क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, ये भैया कैली में किया जा रहा है, कोलंबिया के, है ना। कहाँ पर? कैली में, कोलंबिया में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, ये जो कनाडा दे रखा है ना, मार्टियल कनाडा, तो कनाडा में याद रखना जो COP 15 हुआ था ना, COP 15,
तो उसके जो आयोजित हुआ था वो हुआ था कनाडा में और ये कोलंबिया में 16। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। करंट का क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ लिया जाए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से अंत्योदय एवं अन्न योजना का प्रारंभ वर्ष क्या है। तो अंत्योदय अन्न योजना का प्रारंभ वर्ष यहाँ पे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा 25 दिसंबर 2000। क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर 2000। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, एक वो योजना आई थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, है ना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आई थी, वो याद रखना, वो 2001 में, ठीक है ना। 2000 से स्टार्ट हुई, 2001 में मतलब अपना सही तरीके से चली थी, स्टार्ट हो गई थी। तो याद रखना यहाँ पे जो ग्रामोदय योजना है वो आपकी 2001 में आई थी। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। तो देखो ये यहाँ पे पंचवर्षीय से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन आज लग रहा है यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे याद रखना भैया, ये हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किसमें हुई थी? द्वितीय। देखो जो प्रथम थी वो आपकी कृषि से संबंधित थी, है ना। जो द्वितीय है ये औद्योगिकरण से संबंधित थी, ठीक है। किसे? औद्योगिकरण से संबंधित थी। अब इसी में आपकी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र इसकी कारखाने की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। और देखो एक और था, उसका नाम था भिलाई, है ना, भिलाई। और 3 की हुई थी और एक था दुर्गपुर। देखो याद आ गया मुझे सही टाइम पे। तो यहाँ याद रखना, एक भिलाई, ये भिलाई और एक दुर्गपुर और एक राउरकेला, 3 स्थापित हुए थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। और ये जो हमारा ये राउरकेला था, ये कौन से देश के सहयोग से हुआ था? तो ये आप बताइएगा, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो याद रखना जर्मनी की सहायता से। किसके सहायता से? जर्मनी की सहायता से स्थापित हुआ था। और तृतीय पंचवर्षीय योजना में देखो एक वो हुआ था आपका बोकारो, है ना। कौन सा हुआ था? वोकारो, जो कि मुझे अभी याद है, ठीक है ना। वोकारो है और ये रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। किसके? रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे ये देखो आप याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है भारतीय पूंजी बाजार को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। भारतीय पूंजी बाजार को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो वैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, आपका जो सही जवाब है वो तो हो जाएगा 2 प्रकार। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो एक तो आपका यहाँ पे जो हो जाएगा प्राथमिक, और प्राथमिक मैं लिख देता हूँ। और दूसरा आपका जो है वो हो जाएगा द्वितीयक, ठीक है ना। कौन सा? द्वितीयक। तो 2 भागों में बांटा है। एक को आप वैसे बोल सकते हो गिफ्ट एंड बाजार, और दूसरा आपका औद्योगिकरण प्रतिपूर्ति बाजार, है ना। तो ऐसे आप बता सकते हैं। और यहाँ पे आपके 2 भागों में बांटा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, प्राथमिक और द्वितीय। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार आयोजित कब हुई थी। तो राष्ट्रीय मैराथन दौड़ जो है वो पहली बार आयोजित कब हुई थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। तो याद रखना दोस्त, 1918 यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। और दूसरा देखो ये कहाँ पर हुई थी, वो भी याद रखना, पुणे में हुई थी। कहाँ पर? पुणे में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 1937 में क्या हुआ था बताओ। 1937 में भारत में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। क्या? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखो पेन नहीं है, थोड़ा मुझे लिखने में आज दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता था। तो सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किस देश ने जीता था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना वो था हमारा अपना प्यारा भारत, ऑप्शन ए, है ना। अपना प्यारा भारत, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और दूसरा याद रखना हारा कौन था, वो था बांग्लादेश। कौन हारा था भैया? तो हारा था बांग्लादेश। तो ये भी याद रखना, ये बांग्लादेश हार गया था और यहाँ पे भारत जो था वो जीत गया था। अब यहाँ पे ये बताओ कि सैफ अंडर 17 है क्या? हॉकी है कि बैडमिंटन है कि आपका क्रिकेट है, ये है क्या? तो भैया याद रखना ये है फुटबॉल। क्या है? फुटबॉल का मैच, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखना भैया, हो सकता है कहीं पूछ लिया जाए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
यहाँ पे देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि पहला मानव विकास सूचकांक किसने तैयार किया था। तो पहला मानव विकास सूचकांक जो है वो किसने तैयार किया था, तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा महबूब उल हक। महबूब उल हक ये कहाँ के थे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए ये कहाँ के, तो याद रखना भैया ये हैं पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री, ठीक है ना। कौन है, अर्थशास्त्री। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। महबूब उल हक कहाँ के, पाकिस्तान के। तो ये आप याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। देखो मैं पहले तो आपको एक बात बता दूं, अगर आप 18 साल के हो गए हो तो भाई एक बार रक्तदान जरूर करें, है ना, रक्तदान जरूर करें। और यहाँ पे देखो जो प्रश्न दिया गया है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, याद रखना 14 जून को मनाया जाता है। कब, 14 जून। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 5 जून दे रखा है, 5 जून को याद रखना विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। 21 जून को क्या मनाया जाता है, बताओ, अगर याद हो तो बताओ। 21 जून को, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्या, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। स्क्रीनशॉट ले लो। और देखो एक बार रक्त जरूर डोनेट करो, क्योंकि हो सकता है कि हम अगर कुछ ना कर पाएँ तो हमारा जो रक्त है ना वो किसी को एक जीवन दे सकता है ना दोस्त। यहाँ पे देखो दिया है पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया था। तो पहला विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना भैया ये उरुग्वे में किया गया था, उरुग्वे में, है ना, उरुग्वे। आप ऑप्शन ए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। और यहाँ पे याद रखना ये कब हुआ था, शायद 1930 में हुआ था, है ना, 1930 में हुआ था। देखो ये मुझे अभी थोड़ा डाउट है इस पर, लेकिन मैंने सही पढ़ा था, है ना, 1930 में हुआ था। और इसमें जो प्रथम विजेता था ना वो भी उरुग्वे ही था। प्रथम जो विजेता था वो भी उरुग्वे था। लेकिन इसमें हारने वाला देश कौन था बताओ। तो याद रखना उप विजेता था ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता कौन था भैया, ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। बहुत सरल क्वेश्चन है, और कुछ दोस्तों ने इसका आंसर भी कर दिया होगा कि मध्य प्रदेश के साथ साथ में ये भी बता दिया होगा कि इसका मध्य प्रदेश की जगह छतरपुर भी लिखा हुआ हो सकता है। क्या, छतरपुर, है ना, छतरपुर लिखा हुआ हो सकता है। देखो ये राज्य है और छतरपुर में स्थित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, मंदिर। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, महाराष्ट्र से आप उसको, उस मंदिर को याद रखना, क्या नाम था, देखो मुझे याद नहीं आ रहा, महाबलेश्वर मंदिर। हाँ, महाबलेश्वर मंदिर। देखो आज मुझे ना थोड़ा कम याद आ रहा है, तो महाबलेश्वर मंदिर जो है वो आप याद रखना महाराष्ट्र में है। और वृद्धेश्वर मंदिर जो है वो राजस्थान के पुष्कर में। उस दिन देखो मैंने आपको बताया था, देखो मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी का एकमात्र जो मंदिर है वो कहाँ है, पुष्कर में, ठीक है ना। तो हम लोग इसी मंदिर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्रह्मा मंदिर है वो कहाँ है, पुष्कर, राजस्थान में, ठीक है ना। तो ये भी भूलना नहीं है यार। और चलते हैं अपने, स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में एमएमए फाइट जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो देखो भैया 2024 की बात है और पहले भारतीय बने हैं कौन, एमएम फाइट में। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो कौन हो जाएंगे, वो है हमारे देश के संग्राम सिंह जी। कौन है, संग्राम सिंह जी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, देखो करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकता है ये। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। औरंगजेब का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है, तो याद रखना भैया ये है, हो जाएगा दौलताबाद में। कहाँ, ऑप्शन ए दौलताबाद यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे सासाराम में उसका था शेर शाह का, किसका, शेर शाह का। तो ये भी आप याद रखेंगे, शेर शाह का कहाँ है, सासाराम में। और सिकंदरा, ये जो सिकंदरा आगरा के पास में पड़ता है ना, आगरा के पास में सिकंदरा। तो यहाँ पे याद रखना सिकंदरा में है अकबर का, किसका, अकबर का, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना। और देखो इसके साथ में आप हुमायूं का भी याद रखना। हुमायूं का हो जाएगा दिल्ली, ठीक है ना। हुमायूं का कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में मकबरा हो जाएगा। और जहांगीर का कहाँ हो जाएगा बताओ, जहांगीर का। तो याद रखना भैया
लाहौर में हो जाएगा। और वो देखो एक वो था उसका नाम बहादुर शाह जफर द्वितीय है ना, जिसे अंग्रेज़ों ने पकड़कर रंगून स्थानांतरित कर दिया था। तो अगर बहादुर शाह जफर का पूछा जाए तो आप बता देना कहाँ पर, रंगून, ठीक है ना, जो कहाँ पड़ता है, बर्मा में। तो चलते हैं म्यांमार में, ठीक है ना, पुराना नाम था बर्मा। अब यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे पूछा गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो और अगर आप मेरे साथ देखो नए दोस्त जुड़े हुए हैं तो आप एक बार लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे, और मेरे जो पुराने दोस्त हैं वो तो सब लाइक वाला बटन दबाते हैं, ठीक है ना। आप भी मेरे दोस्त हो, एक बार लाइक वाला बटन दबाओगे, साथ में चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना कि दोस्त अगर भाई की मेहनत पसंद आ रही हो तो एक बार अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर जरूर करना। आप चलते हैं बिना रुके अपना 50 क्वेश्चन करेंगे। और यहाँ पे देखो जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, कहाँ से निकलती है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना ये मानसरोवर झील, यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब, ठीक है ना। मानसरोवर झील आपका सही जवाब हो जाएगा। अब ये जाके गिरती कहाँ है ना, प्रश्न तो ये भी बन सकता है। तो याद रखना भैया अरब सागर में, कहाँ पर, अरब सागर में। तो अरब सागर भी आप याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको बाड़ा लाचा दर्रा है, यहाँ से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है। तो बाड़ा लाचा दर्रा से जो निकलती है ना उसका नाम है चिनाब। क्या है, चिनाब। तो चिनाब नदी है, ये भी आप याद रखेंगे। इसका मुहाना कहाँ है, तो ये जाके आगे सिंधु नदी में मिल जाती है। किसमें, सिंधु नदी में मिल जाती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। रोहतांग दर्रा से भी एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है। तो रोहतांग दर्रा वाली याद रखना ब्यास नाम है। क्या है भैया, ब्यास नदी है। अब ये ब्यास नदी जो है ये रोहतांग दर्रा से निकलती है और ये जाके ना सतलज नदी में मिल जाती है। किसमें, सतलज नदी में मिल जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज मेरी राइटिंग पे मत जाना बिल्कुल, क्योंकि आज मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो जो था वो टूट गया यार, उसका रबड़ बेकार हो गया, अब वो काम नहीं कर रहा। और यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है, निम्न में से उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति क्या है। निम्न में से उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति क्या है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे भैया। देखो ग्रे क्रांति लिखी होगी या फिर यहाँ पे आपकी भूरी क्रांति दे रखा है ना। और मुझे पता आपने भी इसी को टिक किया होगा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल आपने इसी को किया होगा। और जो गुलाबी क्रांति है ये आप याद रखना, ये है झींगा उत्पादन से। किससे, झींगा उत्पादन से है, तो ये भी आप याद रखना। सुनहरी क्रांति जो है ये किससे है, तो याद रखना भैया ये फल उत्पादन से है ना, फल उत्पादन से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो एक अंडा से संबंधित पूछा जाता है, अंडा से संबंधित, तो वो थी रजत क्रांति। क्या थी, रजत क्रांति। तो ये भी आप ध्यान रखना। और देखो एक दूध से संबंधित है ना, दुग्ध से संबंधित है, तो वो आपकी कौन सी थी, वो थी आपकी श्वेत क्रांति, है ना, श्वेत क्रांति। अब देखो एक दुग्ध से संबंधित वो भी चला था, क्या, ऑपरेशन फ्लड, है ना, ऑपरेशन फ्लड भी चला था। ये दूध की उत्पादन को बढ़ाने के लिए चला था, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना। चलो बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने समय दे दिया। और यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व फतेहपुर से किसने किया था। 1857 की जो क्रांति है वो भैया मेरठ से स्टार्ट हुई थी, है ना। कहाँ से, मेरठ से स्टार्ट हुई थी, ये सभी को पता है। तत्कालीन कारण क्या था कि चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करना, है ना, जो कि भारतीय सैनिकों ने करने से मना कर दिया था। भाई मुँह से खोलने पड़ते थे, तो उन्होंने कहा हम भैया नहीं खोलेंगे, क्योंकि उसमें गाय और उसकी सूअर की चर्बी मिली होती थी, इस वजह से, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो हमारा जो प्रश्न है इसका जवाब जो है वो हो जाएगा अजीमुल्ला खान। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे खान बहादुर खान जो है इन्होंने कहाँ से करी थी, तो इन्होंने बरेली से करी थी, है ना। नेतृत्व कहाँ से किया था, बरेली से। नाना साहब तथा तत्या टोपे जी ने कानपुर से किया था। कहाँ से किया था, कानपुर से किया था। तो ये भी याद रखना। झांसी से झांसी वाली रानी ने करा था, है ना। तो ये भी, जिनका नाम मणिकर्णिका भी था, है ना। झांसी वाली रानी का नाम क्या था, मनुबाई और मणिकर्णिका, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आप याद रखना। और देखो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। और वहाँ से इलाहाबाद से मतलब जो प्रयागराज है वहाँ से लियाकत अली ने किया था, है ना। दिल्ली से मैंने बताया था बहादुर शाह जफर द्वितीय जिसको पकड़ के रंगून स्थानांतरित कर दिया था। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको पूरा ऐसे ही आराम सारे क्वेश्चन करवाता चलूँगा। और यहाँ पे देखो दिया है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो वर्गीकी का पितामह किसे कहते हैं, तो यहाँ पे सही जवाब हमारा जो है वो हो जाएगा कार्ल लीनियस, है ना, कार्ल लीनियस। तो आप ऑप्शन ए यहाँ पे सही टिक करेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुझे बहुत तेज जुकाम है और फिर भी
देखो दोस्त, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कैसे जीने का फ़ायदा ही क्या है ना। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे तो फिर क्या फ़ायदा है। और यहाँ पे देखो दिया गया है, निम्न में से निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। निम्न में से निर्वात में प्रकाश का जो वेग है वो कितना होता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। अगर सोचो ये क्वेश्चन आ गया होता तो आप क्या टिक लगाते। लगाओ। तो यहाँ पे बिल्कुल आपने लगाया होगा 3 गुणे 10 की पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड। इससे पता है, इसे दूसरी तरीके से मैं आपको बताऊं। देखो ये कितना बना जाके, ये आपका हो जाएगा, मैंने इसे पता है लिख रखा है 299,792,458 है ना। अब इसे गिन लीजिएगा कितना बना जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये 29,97,92,458। मतलब इसे पता कितना बोल सकते हो, इसे 3 लाख किलोमीटर बोल देते हैं। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड है ना। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड बनेगी जाके ये। तो ये याद रखना, ठीक है ना। और देखो ये मीटर में है और ये 3 लाख इसे कर दिया तो ये किलोमीटर में हो जाएगी कन्वर्ट करने के बाद, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में पहला राज्य बन रहा है या बन गया है। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, वो पहला राज्य पता कौन बन रहा है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा गुजरात, जो कि यहाँ नहीं दिया है। इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब होगा, क्योंकि वो राज्य है गुजरात, ठीक है ना, गुजरात। तो ये आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। और चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से AIR का पूर्ण रूप क्या है। AIR का पूर्ण रूप क्या है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। इसका सीधा सा मतलब है ऑल इंडिया रेडियो। क्या है भैया, ऑल इंडिया रेडियो। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिया है, ये आपको पता होगा, ऐसे नहीं याद आ रहा होगा। अभी देखो आपको याद आ जाएगा ECG है ना। ECG होता है ना बॉडी में, बॉडी का ECG होता है, वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये किसके, हृदय के लिए होता है, किसके लिए होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से बहमनी वंश का संस्थापक कौन था। बहमनी वंश, तो बहमनी वंश का भैया कौन था। तो यहाँ पे सही जवाब हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन गंगू। ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, बिल्कुल दोस्त आपका सही जवाब। और चौहान वंश के थे वासुदेव जी। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे वासुदेव जी। और ये देखो दंती दुर्ग, ये जरूर याद रखना, ये हो सकता है पूछ लिया जाए। राष्ट्रकूट वंश है ना, राष्ट्रकूट वंश। तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्त। और मैं उम्मीद करता हूँ ये भी, यहाँ पे भी आपको सारे प्रश्न समझ आए होंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे आप और बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है, मतलब यहाँ पे पूछने का पता क्या है, यहाँ पे पूछने का ये है कि मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, मतलब 0 केल्विन जो है, इसका मान पूछा है, ऐसे समझिए, ठीक है ना। केल्विन में 0 हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में अगर बात करेंगे तो हो जाएगा -460 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। अब यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे आपको सेल्सियस में बताना है, ऐसे समझिए। तो परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो आप यहाँ पे क्या बता देंगे, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देख लो ये तीनों ना बराबर हैं, ये तीनों जो मान है, केल्विन में ये रहा, और यहाँ पे फ़ारेनहाइट में आपका ये रहा, ठीक है ना, सेल्सियस में ये रहा, केल्विन में ये रहा। तो ये आप अपना नोट कर लो, देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ये तीनों का मान सेम है, ठीक है ना। किसी का भी पूछा जाएगा आप बता देंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। तो आजकल शोक नहीं, जिनके शासनकाल में हुई थी, आप समझ जाएंगे। और यहाँ पे किसके बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, तो याद रखना ये तृतीय वाली जो है ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। और जो प्रथम आपकी राजगृह में हुई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और वैशाली में कौन सी हुई थी, तो वैशाली में द्वितीय हुई थी। फिर कुंडलवन में एक हुई थी, तो भैया देखो यहाँ पे पहली, दूसरी, तृतीय, ये चौथी हुई थी। कुंडलवन मतलब कश्मीर का पुराना जो नाम है पुराना, वो क्या है, कुंडलवन। तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, निम्न में से अकबरनामा किसने लिखा था।
निम्न में से अकबरनामा किसने लिखा था? तो याद रखना अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो यहाँ पे गुलबदन बेगम जो है इन्होंने वो लिखा था हुमायूं नामा, क्या हुमायूं नामा लिखा था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं, और ये बीरबल किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन आयल पाम के तहत 2025-26 तक कच्चे पाम तेल का उत्पादन लक्ष्य क्या है? सॉरी, तो आपको यहाँ पे लक्ष्य बताना है। देखो ये आपका करंट का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन आयल पाम के तहत 2025-26 तक कच्चे पाम तेल का उत्पादन लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पे याद रखना भैया 11.20 लाख टन। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? देखो ये तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आपातकाल भैया, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल आपका हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये आपका वित्तीय आपातकाल हो जाएगा, है ना, वित्तीय आपातकाल जो कि आज तक नहीं लगा, एक बार भी नहीं लगा, है ना। और ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। और अनुच्छेद 356 जो यहाँ पे दे रखा है वो क्या है? वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, ये राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। तो यहाँ पे ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में, देखो स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? एक आज मुझे एक बच्चे ने वो किया था व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि भैया चारा अनुसंधान कहाँ है? क्या किया था? चारा अनुसंधान कहाँ है? और मैंने बताया भी था कि चारा अनुसंधान जो है वो कहाँ है। और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता है चारा अनुसंधान जो है वो कहाँ है, वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और प्रश्न का जवाब यहाँ पे आपका पूरे हो जाएगा, जो कि ये तो आपने ऑप्शन सी जो है राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान लगा दिया होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो एक आपसे वो भी पूछा जा सकता है पक्षी अभ्यारण्य, है ना, पक्षी अनुसंधान अभ्यारण्य, अभ्यारण्य तो बहुत सारे हैं, पक्षी अनुसंधान संस्थान तो याद रखना वो है आपका इज्जत नगर बरेली में, ठीक है ना, वो आप याद रखना। देखो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान कहाँ है? तो अश्व मतलब घोड़ा, है ना, अश्व। तो अश्व जो अनुसंधान है वो आपका हिसार में है, जो कि HR हरियाणा में पड़ता है ना, हिसार में। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो और देखो आपका जो वो है वन अनुसंधान मैंने बताया था कहाँ है? देहरादून में, है ना। और एक आपको वो भी बताया था वनस्पति का अनुसंधान कहाँ है? तो वो भी आपका वहाँ था लखनऊ में, है ना। एक आपका आलू अनुसंधान बताया था कहाँ है? शिमला में, है ना। तो ये सब आप याद रखना। देखो मुझे याद हो जाते हैं, तो अगर आप दोस्त लिखोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ सच्चाई। और देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से रिलायंस कम्युनिकेशन के अध्यक्ष कौन है? तो भैया देखो सोच समझ के जवाब करना है। यहाँ पे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और जितेंद्र कुशवाहा, 3 ऑप्शन हैं आपके पास। और यहाँ पे आपको बताना है रिलायंस कम्युनिकेशन के अध्यक्ष कौन है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका अनिल अंबानी जिनने भी टिक किया है उनका जवाब जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे भैया मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी जी जो हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं, ठीक है ना, और कम्युनिकेशन के जो हैं वो अनिल अंबानी जी हैं। तो आप यहाँ पे दोनों लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया है राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन जो है वो कौन करता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? देखो यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के जवाब करिएगा, ठीक है ना, गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल आपने ऑप्शन सी लगाया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे देखो दिया गया है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकते हैं? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकते हैं? लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, प्रश्न का जवाब तो आप तुरंत बता देंगे, राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद भी आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कोई नहीं कर सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आपकी आ जाती है ना, पर्सनल स्वतंत्रताएं जो हैं आपकी वो आपकी 20 और 21 में आती हैं। तो इनका जो निलंबन है कोई नहीं कर सकता है। और बाद बाकी जो आपके मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका निलंबन राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, ठीक है ना, इमरजेंसी के दौरान। और ये भाग कौन से भाग में आते हैं? तो भाग 3 में होते हैं, है ना। कौन से भाग में होते हैं? भाग 3 में होते हैं। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में लुआंग कुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? नाम भी बहुत अजीब है राष्ट्रपति जी का। और यहाँ पे देखो जो हमारा सही जवाब है वो वियतनाम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वियतनाम हो जाएगा, ऑप्शन सी आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके करंट का देखो क्वेश्चन है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे।
सॉरी, देखो यहाँ दिया है निम्न में से राष्ट्रपति जी का निर्वाचन किस अनुच्छेद में दिया गया है। राष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने तुरंत किया होगा, अनुच्छेद 54 है ना, क्योंकि 72 में तो क्षमा दान दी गई है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि 72 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 72 में क्या दिया गया है, तो आपने बताया था भैया क्षमा दान दिया गया है ना। राष्ट्रपति जी किसी को क्षमा दान दे सकते हैं, जो कि आप ऐसा समझो कि कोर्ट से अगर सज़ा हो गई हो, है ना, और वो अपना प्रार्थना पत्र राष्ट्रपति जी को दें, भेजें, और उनको जो क्षमादान मतलब उन्हें उससे राहत या उससे छुटकारा जो है सज़ा से, वो सिर्फ राष्ट्रपति जी कर सकते हैं आर्टिकल 72 के तहत, है ना। मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। और देखो अनुच्छेद 61 जो है ये राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की कार्रवाई की जाती है ना। कौन से आर्टिकल के तहत? 61 के तहत। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है? तो याद रखना भैया, ये हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी। इसमें हमारा देखो वो भी तो आ जाता है ना, कृषि का भी आ जाता है। कृषि कितने % होती है, मतलब इस पे जो कृषि का मतलब योगदान है अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत है? तो याद रखना भैया 17% है। कितनी? 17% आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील यहाँ पे बतानी है, तो याद रखना भैया वो हो जाएगी कैस्पियन सागर। क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर या झील आप बोल सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, देखो जो सुपीरियर झील है ना, मुझे यही याद आ रहा था कि ये भी आपको बता दूँ, क्योंकि कुछ दोस्त होंगे जिन्हें नहीं पता भी होगा। सबसे बड़ी ये मीठे पानी की झील है, ये मीठे पानी की झील है सबसे बड़ी, ठीक है ना, विश्व में, याद रखना। और हमारे यहाँ तो बुलर है ना, बुलर है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, JK है ना, जम्मू कश्मीर में। और नील जो है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, कितनी? 6650 किलोमीटर, है ना। तो ये बिल्कुल याद हो चुका है, तो ये भी आप ध्यान रखना दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे एक आपके लिए आज कि विश्व के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? अगर आप मुझे इसका जवाब दे रहे हो तो मेरी तरफ से एक मानसिक रूप से आपको समोसा दिया जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है भारत संचार निगम लिमिटेड के नए लोगो को किसने लॉन्च किया है? भारतीय संचार निगम लिमिटेड के नए लोगो को किसने लॉन्च किया है? तो भैया जो नया लोगो लॉन्च किया है वो किया है ज्योति आदित्य सिंधिया जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये आपके करंट से संबंधित क्वेश्चन है। और BSNL अब दोबारा से आपको बता दूं मैं कि एक बहुत अच्छे प्रकार से चलने वाली है, ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और सभी को BSNL लेना भी चाहिए। सॉरी, देखो मैं तो आपको बता दूं मेरे पास एक BSNL का नंबर है जो कि मैं रिचार्ज नहीं करा पाता हूँ, तो आज की डेट में हालांकि बंद है लेकिन चालू हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो दिया गया है पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है। तो द्रवीभूत जो सेल है वो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आप याद रखना, उसे हम लोग सेल मूल भी बोल सकते हैं और मैग्मा भी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों सही जवाब, मतलब है एक ही, दोनों का नाम बस अलग अलग, ठीक है ना। याद रखना, मैग्मा बोलते हैं वैसे और सेल मूल भी बोलते हैं। तो अब मैंने इसलिए दोनों यहाँ पे दिए कि हो सकता है कि अगर ये सेल मूल आ गया तो आप समझ जाएंगे कि किसकी बात कर रहे हैं। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? तो भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? सिस्मोग्राफ से नापते हो ना, तो जो उसका वो होता है ना, जैसे कि स्केल होती है, तो उसकी जो स्टार्टिंग है वो 0 से 10 तक है, या फिर यहाँ पे आपको बताना है 1 से 12 तक है, या यहाँ पे बताना है कि 0 से 14 तक है। तो बताओ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है सही जवाब आपका हो जाएगा? तो याद रखना भैया 1 से 12, ठीक है ना। और देखो एक वो होती है ना pH स्केल, है ना, pH स्केल का 0 से 14 तक होता है। जो 7 पे बीच में होता है ना, यहाँ पे 7, वो उदासीन होता है। और क्षारीय और अम्लीय दोनों, क्षारीय कौन सा होता है 7 से कम वाला, या फिर अम्लीय कौन सा होता है, ठीक है ना, दोनों आप कमेंट बॉक्स में बताओ। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? भैया 15 देशांतर घूम लेती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा। और 24 घंटे में आपका ये हो जाएगा 360, है ना, 24 घंटे में आपका 360 देशांतर घूमती है। तो ये भी आप याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
तरफ। दिन रात इसी वजह से तो होते हैं, है ना। और जो चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न पे। और सॉरी क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम है। और यहाँ पे दिया है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। तो सूर्य में भैया एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा आपका सबसे ज़्यादा हीलियम है ना। हाइड्रोजन के बाद किसका नंबर आ जाता है, हीलियम का। तो यहाँ पे याद रखना भैया हीलियम आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नाभिकीय संलयन पर कार्य करते हैं, तो ये भी याद रखना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। लास्ट कर्जदाता कौन होता है भैया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, है ना। ऑप्शन बी आपका सही जवाब रिजर्व बैंक हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। भारत में जूट का अधिकतम जो क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है भैया, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। सुंदरबन का डेल्टा भी वहीं है ना। तो ये भी आप याद रखना। इसके पश्चिम बंगाल के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, वो मैंने उस दिन आपको बताया था, सौरभ गंगुली जी, है ना। तो ये भी आप याद रखना, जिन्हें दादा के भी नाम से जानते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आप यहाँ पे बताओ भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था। मुझे ये नियामक लग रहा है कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, यहाँ पे नियामक होता है ना, नियामक उल्ट गलत लिखा है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो याद रखना ये भैया यहाँ पे मिस्टेक है, अपना सही कर लेना। और स्थापना जो पूछी गई है वो आप याद रखना कब हुई थी, 1999 में। कब हुई थी दोस्त, 1999। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे माँ आगे हो गया या पीछे हो गया, और यहाँ पे एक डंडा होना चाहिए था। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया था। देखो यहाँ पे ये सही लिखा है ना। तो आप बताओ भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, 1949 में किया गया था। कब किया गया था, 1949। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही जवाब। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। देखो भैया इंपॉर्टेंट है। और अभी तक जिसने भी एक बार लाइक वाला बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ यार भाई एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक वाला बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मेरी अगर हेल्प करना चाहते हो तो दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना यार एक बार। और मैं एक लाइन आपको सुनाता हूँ, चलो। मुझे लगता है जो भी अभी क्लास को देख रहा होगा उसे एक लाइन सुनने को मिलेगी कि जो बदल गए वो मेरे कभी थे ही नहीं, है ना। तो इसके ऊपर एक लाइन मैं सुनाता हूँ कि जरा सी बात पे वर्षों के याराने गए, एक जरा सी बात पर वर्षों के याराने गए, ये भी चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए, है ना। तो यहाँ पे बताओ सही जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे जीवी मावलंकर जी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। और दोस्त मेरे साथ जो भी नए जुड़े हुए हैं सभी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्त अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।